हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये सोशल साइंस के लिए है, पेपर 2 सोशल साइंस। ठीक है, तो चलिए हम सोशल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 60 क्वेश्चन आता है सोशल साइंस में, जो हमारे सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आते हैं, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हुए और उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए हम ये वीडियो आज देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को समय निर्धारित करता है, क्योंकि किसी भी चीज की जो मिट्टी होती है, मिट्टी की गुणवत्ता या मिट्टी की जो मोटाई होती है, मतलब उसकी मोटाई, तो वो एक समय ही निर्धारित कर सकता है। जितनी पुरानी मिट्टी होगी, उसकी मोटाई उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वितरण के आधार पर यानी कि किस प्रकार का संसाधन कहाँ है, सर्वव्यापक संसाधन तथा स्थानिक संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, सर्वव्यापक संसाधन तथा स्थानिक संसाधन। यानी कि वैसे संसाधन जो हर जगह पाए जा रहे हैं, या फिर वैसे संसाधन जो किसी विशेष स्थान पे पाए जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तीसरा है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? पहला, विविध समाज मतलब जैसे हम विविधता में एकता जिसे हम बोलते हैं। विविधता में एकता का मतलब है कि हमारे देश में इतने सारे जाति के लोग, इतने सारे धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातीय धर्म के लोग हैं, फिर भी विविधताएं होते हुए भी फिर भी सब में समानताएं हैं, सब में एकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम देखते हैं जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। पहला ऑप्शन ही सही है। क्या है? पहला ऑप्शन सही है इसमें, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। विविधता का मतलब यही होता है कि विविधता में एकता। ठीक है, कि विभिन्न हमारे देश में इतने सारे जाति धर्म के लोग रहते हुए भी सब में विभिन्नता भी है, सब में अलग अलग भी है, लेकिन फिर भी सब में एकता होती है, सभी एक साथ आराम से यहाँ पे रह रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, लेकिन हम ऑप्शन नंबर और भी देख लेते हैं एक बार। सेकंड ऑप्शन है, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती है। असमानता तो बिल्कुल नहीं है, विविधता में एकता का मतलब असमानता तो है ही नहीं। जिसमें संस्कृति और सत्ता में भिन्नताएं पाई जाती है भी नहीं है। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं पाई होती है, नहीं। विविधता में एकता, विविध समाज का मतलब ही है विविधता में एकता, यानी कि असमानता होते हुए भी सब में समानताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? बेटा ये जेंडर वाले क्वेश्चन तो शायद हर बार आते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझना है कि जो लिंग रूढ़िबद्ध यानी कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है, वो है लड़के और लड़कियों में जो अंतर किया जाता है। जो हमारे दिमाग में एक रूढ़िवादी धारणा है कि लड़कियां ये कर सकती है, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, तो उस धारणा को हम बोलते हैं जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा या लिंग रूढ़िबद्ध धारणा। तो देखते हैं इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, मतलब जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा के खिलाफ है। पहला है, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, यही मानते हैं सब, तो लेकिन ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, पुरुष भी पालन पोषण कर सकते हैं। दूसरा है, महिलाएं बहुत भावुक होती है, ऐसा नहीं है, पुरुष भी भावुक होते हैं, उनके अंदर भी दिल होता है तो वो भी भावुक हो सकते हैं। तीसरा है, महिलाएं फैशन परस्त होती है, आजकल तो पुरुष भी बहुत ज्यादा फैशन करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जितने भी पुरुष हैं इस वीडियो को देखने वाले सबको पता होगा कि पुरुष कितना फैशन फैशन करते हैं, तो ये भी गलत है। ये सभी चौथा है, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है। जो वाहन चालक आप देख लेते हो रोड पे, अगर कोई लड़कियां या कोई महिलाएं कोई गाड़ी चला रही है, तो लोग पहले ही रोड पर से हट जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियां तो सही तरीके से गाड़ी चला नहीं सकती, महिलाएं गाड़ी चला नहीं सकती, तो वो रोड पर से हट जाते हैं। तो यही है जो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देती है, कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है। मतलब ये बोला गया है कि महिलाएं बहुत अच्छे से किसी गाड़ी वाहन को चला सकती है। ठीक है, तो ये सभी जो ये तीन धारणाएं हैं, ये हमारे अंदर होता है, जो कि रूढ़िबद्ध धारणा है लड़के और लड़कियों के लिए। लेकिन ये जो बातें हैं कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है, ये रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारी मताधिकार आंदोलनों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग थी? तो बेटा नारी मताधिकार आंदोलन है, इसका मतलब तो है कि महिलाओं के लिए मताधिकार चाहिए। सिंपल है, नाम से ही पता है, नारी मताधिकार आंदोलन का मतलब है महिलाओं के लिए मताधिकार। श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार नहीं, महिलाओं के लिए मताधिकार। महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। ऐसा नहीं है, क्या है, महिलाओं के लिए मताधिकार। नारी मताधिकार आंदोलन क्या है, महिलाओं के लिए मताधिकार।
नेक्स्ट है जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? जातकों के विषय में। इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उसका संकलन किया गया है। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया था। ये सही है, जातक एक तरह से जो बौद्ध भिक्षु के होते हैं समर्थक, उसको हम जातक बोलते हैं। तो इनकी जो रचना होती है, वो एक रचना है। इनकी रचना किसने किसने किया था? आम लोगों ने किया था, सामान्य लोगों ने किया था, लेकिन ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था और उनका संकलन किया गया था, जो बौद्ध भिक्षु की जो बुक्स होती है या फिर उनके जो ग्रंथ होते हैं। ठीक है? याद रखिएगा कि जातक का संबंध किससे है? बौद्ध भिक्षु से। अब ये है आईने अकबरी। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। आखिरी जिल्द है आईने अकबरी, आपको याद है। 3 जिल्दों में से सबसे आखिरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। ये मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई है और अकबर के दरबारियों में से एक है। तो इसका क्या होगा? यह अकबर के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है आईने अकबरी। ठीक है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? मतलब अपनी कृतियों के साथ बाबा गुरु नानक की भी रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। ये कौन थे? गुरु अंगद देव। ठीक है? कौन थे ये? गुरु अंगद देव, जिन्होंने क्या किया था? बाबा गुरु नानक की रचनाओं को अपने रचनाओं के साथ बाबा गुरु नानक की रचनाओं को भी गुरुमुखी में संकलित किया था। ठीक है? अब है एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास थे। ये है एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी थी। ये भी है। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। ये भी है। तो जो पहला है, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, ये एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है? ये 3 विशेषता उनकी है। अब समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी? जो समुद्रगुप्त थे, उन्होंने दक्षिणापथ के शासकों को हरा दिया था और हराने के बाद क्या था कि उन्हें मतलब कि वो उनकी दास बन गए थे। दक्षिणापथ के शासक अपनी हार स्वीकार कर लिए थे और हार स्वीकार करने के बाद उन्हें पुनः अपना शासन करने की अनुमति दे दी गई थी। मतलब उनके राज्य को अपने अधीन नहीं किया गया था, बस उस शासक को हराकर अपने राज्य में शासन करने की अनुमति दे दी गई थी। तो यही है दक्षिणापथ समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन-सी ऐसी नीति जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी? तो क्या उन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। दूसरा, उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बना लिया। ये गलत है। दक्षिणापथ के जो स्वामी हैं, उन्हें समुद्रगुप्त ने कभी भी अपने साम्राज्य का अंग नहीं बनाया था। वो हार ज़रूर गए थे समुद्रगुप्त से, लेकिन समुद्रगुप्त ने उन्हें अपनी हार स्वीकार करने के बाद उन्हें अपनी मतलब कि अपने राज्य में शासन करने की अनुमति दे दी थी। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, अपने पुत्रियों का विवाह उनसे किया, ये भी गलत है। ठीक है? वे उपहार लाते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे, ये भी गलत है। वो स्वतंत्र रूप से अपने राज्य में शासन करते थे। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के स्वामियों को हरा दिया था और वो स्वतंत्र रूप से अपने राज्य में शासन करते थे। ठीक है? निम्नलिखित का मिलान करिए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा। कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक है। ये क्या है? तैल चित्र। जो तैल चित्र होती है वो आप देख सकते हैं 8th की हिस्ट्री में है। जो चित्रकारी का जो चैप्टर है उसमें है कि जो तैल चित्र होती है, वो जो चित्र होते थे वो बिल्कुल असली की तरह लगते थे, बिल्कुल सही। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया गया है। मतलब क्या था? भारतीय भूदृश्यों को बिल्कुल अनूठा दिखाया गया है और अनछुआ क्या है? नैना विराम। यानी कि ऐसे चित्र जो हमारे आँखों को सुकून देता हो। तो हम हमारे आँखों को कौन-से चित्र सुकून देते हैं? पहाड़ों के चित्र, वैसे चित्र जो शहर के दिखाएँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक दिखाएँ, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग दिखाएँ, वैसे चित्रों को देख के हमें ज़्यादा खुशी नहीं मिलती। लेकिन पहाड़ों के चित्र, बहुत सारे फ्लावर्स हों, पहाड़ हों, मौसम बढ़िया हो, वैसे चित्र हमें अच्छे लगते हैं। तो भारत के दृश्य को भी ऐसे ही दिखाया गया था, अनूठा और अनछुआ, जिसे क्या बोला गया था? नैना विराम, यानी कि नैनों को सुकून देने वाला।
तीसरा है भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाव दर्शाती चित्रकला। रूप चित्र। रूप चित्र में क्या किया गया था, यूरोप वासियों की नहीं, भारतीय भी जो राजा महाराजा थे वो भी अपना रूप चित्र बनाते थे, यानी कि वो बैठ जाते थे और उनको देख के ही लोग जो चित्रकार हैं वो चित्र बनाते थे। लास्ट है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। क्या है, इतिहास चित्र। इसे इतिहास चित्र बोला गया था कि इतिहास में ऐसा हुआ था। तो आप देखते हैं, ये तो मैंने आपको ये समझा दिया कि कौन सा चित्र क्या है, तो ये आपको सारे याद कर लेने हैं। कहीं से भी हो सकता है एक अकेला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायता देती थी, कौन सी चित्र थी, तो तैल चित्र। ठीक है। वैसे इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा कि 1 का 4, 2 का बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों में हुआ? सूरत, मद्रास और कलकत्ता। याद रखिएगा, कलकत्ता तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण था और बंगाल प्रेसिडेंसी था, तो कलकत्ता का तो आना ही है। तो सूरत, मद्रास और कलकत्ता में व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ था। अब है ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महायान बौद्ध धर्म में क्या हुआ था कि बुद्ध की प्रतिमा बनने लगी थी। अब बुद्ध की प्रतिमा बनने लगी है और प्रतिमा की लोग पूजा करते थे। तो देखते हैं, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। तो ये बिल्कुल गलत है, संकेतों का उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि महायान में क्या हुआ था, बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। बोधिसत्व में विश्वास पहले से ही समाहित था, महायान के आने से नहीं हुआ है। तो फिर यही है कि ये दोनों ही गलत हैं और ए और बी दोनों गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। महालवारी और रैयतवारी है, ये कर इकट्ठा करने के लिए मतलब कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो भी था कानून, जिसे बोल सकते हैं या कुछ भी, वही। पहला है महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयत वाली ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ठीक है। क्या है कि महालवारी बंगाल में किया गया था और जो रैयत वाली है वो कहाँ किया गया था, दक्षिण भारत में। याद रखिएगा, महालवारी जो लागू की गई थी प्रथा, वो बंगाल में थी और रैयत वाली दक्षिण भारत में ही थी। दोनों ही कानून ऐसा था जिसमें कि किसानों से लगान वसूला जाता था। महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ठीक है। तो ये दोनों ही सही है। क्या है, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। दोनों ही सही है और दोनों राजस्व जो व्यवस्था है उनके बीच क्या स्पष्ट है, उसको बिल्कुल सही कर रहा है ये। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं? सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। विशिष्टवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा? रामानुज के द्वारा। विशिष्टतावाद का सिद्धांत भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दीवानी अदालत कल भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मतलब जब क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। गलत है। दीवा दीवानी अदालत क्या होती है कि जिसमें पारिवारिक मामलों को देखा जाता है, जैसे जमीन का मामला हो गया, लड़ाई, फैमिली में लड़ाई हो गई, पड़ोसियों से लड़ाई हो गई या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई की, इसके मामलों को देखा जाता है। दूसरा है, यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। क्या है, यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ये भी गलत है। 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। फौजदारी अदालत है, ये गलत है। ये यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, ये सही है बेटा, क्योंकि उस समय भारत में यूरोप का शासन हो चुका था 1772 में, तो यूरोप के ही अध्यक्षता में ये चलेगा। तो पहला गलत है, क्योंकि फौजदारी अदालत और जो दीवानी अदालत है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। दीवानी अदालत में फैमिली के मामलों को देखा जाता है, फौजदारी अदालत में वैसी चीजें देखी जाती है, इसमें मर्डर, चोरी या वैसे मारपीट बहुत ज्यादा हो गए वो देखे जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है? गैरिसन नगर क्या होता था? पहले के जो नगर होते थे राजाओं के या फिर
जो बादशाह होते थे उनके, ये मान लो नगर है तो नगर के चारों ओर बाहर के क्षेत्रों में छोटे-छोटे नगर बनाए जाते थे सैनिकों के रहने के लिए, ठीक है? बाहर के क्षेत्रों में छोटे-छोटे नगर बनाए जाते थे सैनिकों के रहने के लिए, उसी को गैरीसन नगर बोला गया था और जिसे किलेबंद बसाव कहा जाता था। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। नगर की देखभाल के लिए नगर के चारों ओर तरफ किलेबंद बसाव बनाया जाता था जिसमें सैनिक रहते थे, उसे ही हम गैरीसन नगर कहते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है अभिकथन जब लंदन में दोपहर अपराह्न मतलब दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। जब लंदन में 2 बजे हैं तो भारत में कितना होगा 7:30। कारण भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों दिए गए विकल्पों को सही कीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने देशांतर वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें ये बता चुकी हूँ कि देशांतर में क्या होता है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है? लंदन 0 डिग्री अक्षांश पे है। यहाँ से पूरब की ओर जब हम बढ़ते हैं या पश्चिम की ओर जब हम जाते हैं, पूरब की ओर बढ़ते हैं तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है। तो चूँकि लंदन में 2 बज रहे हैं और भारत में क्या बताया गया है 7:30 बज रहा है तो यानी 82.5 डिग्री को 82.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जितना आएगा 2 में हम प्लस करेंगे। पूरब की ओर जाएँगे तो 2 में प्लस करेंगे और पश्चिम की ओर जाएँगे तो उसमें माइनस करेंगे। तो 7.5 होता है, बिल्कुल सही है। और ये भी बिल्कुल सही है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ चैप्टर में। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या है? ए और बी दोनों सही है परंतु आर ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। आर सही व्याख्या नहीं है ए की। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। बेटा ये इसका ये वाला होगा ए और बी दोनों सही है परंतु और आर सही व्याख्या है ए की, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन सही होगा क्योंकि जो आर है सही व्याख्या है ए की क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्व में है इसी कारण है कि यहाँ पे अपराह्न के 7:30 बजेंगे, ठीक है? अब है समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बिल्कुल सही है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चैप्टर में बता चुकी हूँ देशांतर वाले चैप्टर में। दूसरा है पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी सही है। तीसरा है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, तो ये भी सही है। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही सही है। ये सब मैं चैप्टर में बेटा आपको समझा चुकी हूँ, तो ये सब मुझे अभी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप चैप्टर अगर देख चुके हैं तो आपको अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब है पृथ्वी की सतह की शुरू कर वायुमंडल की परतों को सही क्रम में चयनित कीजिए। ये मैं चैप्टर में जो वायुमंडल की परतों वाला चैप्टर है 6 क्लास की ज्योग्राफी उसमें ये करवा चुकी हूँ आपको। ये भी बहुत अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ, तो इसका आंसर बस बता रही हूँ। पहला है जो वायुमंडल की परत है सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। ओके। अब है ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण होती हैं? जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो क्यों होता है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द-गिर्द घूम घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। नहीं, ये गलत है। घूर्णन के कारण क्या होता है? घूर्णन के कारण जो पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे-ऐसे गोल-गोल घूमती है, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी का अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाने के कारण ये भी गलत है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है, तो ये भी गलत है। पृथ्वी पर परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, ये सही है कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है और एक ही अक्ष पर उसके झुके होने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है? प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन-सा प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, तो प्रमुख घटक क्या माना जाएगा? नाइट्रोजन। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? ठंडी धाराएँ ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाते हैं, बिल्कुल सही है। जो उच्च अक्षांश यानी कि जो 0 डिग्री 90 डिग्री अ, मतलब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, इसे हम उच्च अक्षांश कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी का ये भाग है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को हम क्या बोलते हैं?
उच्च अक्षांश बोलते हैं। तो यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है, तो यहाँ पे जो महासागर है, यहाँ से ठंडी धाराएँ ही आएँगी, क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम होता है। उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाता है, सही बात है। लेब्राडोर एक गर्म धारा है, नहीं, लेब्राडोर एक ठंडी जल धारा है। ओके? जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं, वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये भी सही है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं, वहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो ए और सी सही है। ओके? अब है हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में यानी कि ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? शंकुधारी वन। ठीक है? शंकुधारी वन जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं, उसे टैगा भी कहते हैं। ये टैगा से कई बार क्वेश्चन आ गया है कि जो पहाड़ों पे पाए जाने वाले को क्या कहते हैं, या शंकुधारी वन को क्या कहते हैं? टैगा कहते हैं। इससे ये भी क्वेश्चन आया है कि टैगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो टैगा का अर्थ होता है अनछुआ, मतलब जो छुआ हुआ नहीं है। तो पहाड़ों पे वैसे भी जाना बहुत मुश्किल होता है, जो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसलिए टैगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनछुआ। ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा, इसलिए मैं इस चीज को आपको एक क्वेश्चन से एक दो और एक्स्ट्रा बता देती हूँ, ताकि आप अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लें और सुन के जरूर समझने की कोशिश करें। ठीक है? शंकुधारी वन है और टैगा है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि होती है, बिल्कुल सही है। मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चाय झील चिन्हित है, ये गलत है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, बिल्कुल सही है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, ये भी सही है। ये तीन सही है, दो दूसरा गलत है। ये नहीं जहाँ पे आता है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है, वरना यहीं पे कंफ्यूजन होता है और हम गलत कराते हैं। तो जहाँ पे नहीं शब्द आता है, निम्नलिखित में कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? तो ये हमें बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, क्योंकि मृत सागर जो होता है उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? बहुत ज्यादा सघन नमक की मात्रा होती है, और यही कारण है कि तैराक वहां पर आराम से तैर सकता है। ओके? अब है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बेटा जहाँ पे ये केवल शब्द आ जाता है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमि का उपयोग केवल कृषि और वन के लिए नहीं होता है। भूमि का उपयोग चारे के लिए भी होता है। हम मकान भी भूमि पर ही बनाते हैं। मकान कहाँ बनाएंगे? हवा में तो बनाएंगे नहीं, भूमि पे ही बनाते हैं। तो भूमि का उपयोग केवल कृषि और वन के लिए नहीं हो सकता, तो ये पहला गलत है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है, ये सही है कि भूमि का जो उपयोग है अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाओं का मतलब होता है कि जैसे दो बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उसके बीच में छोटे छोटे पेड़ लगा दिए जाते हैं, या पत्थरों के बांध बना दिए जाते हैं। रक्षक बांध भी कहते हैं, रक्षक मेखलाएं कहते हैं। वो किस चीज में उपयोग करती है? अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आव आवरण को के संरक्षण है। मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, मृदा के ऊपर जल के प्रवाह को मंद करने के लिए नहीं। ये होगा पवन की गति की को रोकथाम कर मृदा आवरण को संरक्षण करने के लिए। यदि यानी कि जो ऊपरी मृदा है उनके संरक्षण के लिए रक्षक मेखलाएं लगाई जाती हैं। नेक्स्ट है विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं का पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? बेटा ये सारी पेडालॉजी की क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे दिमाग से सॉल्व करना पड़ता है। ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, और कहीं पे लिखा हुआ रट के हम सॉल्व कर भी नहीं सकते। ठीक है? क्या है क्वेश्चन? अब मैं फिर से पढ़ती हूँ। विज्ञान की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय विज्ञापन के विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? पहला है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समता के मुद्दे। तो बिल्कुल सही है, जो विज्ञापन होता है उसमें व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, यानी कि किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए और समानता का ख्याल रखें। तो इन दोनों पर हम चर्चा कर सकते हैं। ए और बी दोनों पे चर्चा किया जा सकता है। ठीक है? अब है भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन में उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे हैं?
क्या है क्वेश्चन, देखिए भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। यानी कि भू उपयोग जो मिट्टी का उपयोग है उसका, उसके जो उपयोग होते हैं उसके प्रतिरूप में परिवर्तन हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम ऐसे क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं तो हम उसमें क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब आप विद्यार्थियों में क्या देखना चाह रहे हैं कि विद्यार्थियों में किस चीज का क्या चीज डेवलप हुआ है। परिकल्पना करना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, परिणाम निकालना। क्या है, कारणों पर चर्चा कीजिए। परिणाम निकालना कभी नहीं हो सकता, इसमें परिकल्पना करना होगा कि हमें कल्पना कर सकते हैं कि क्या-क्या हो सकता है, प्रतिरूप में परिवर्तन क्यों हुआ है, तो परिणाम निकालना तो हो ही नहीं सकता। परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए, ठीक है? परिकल्पना करना। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? पाठ्य पुस्तक पर का पठन एवं चर्चा, ये तो हो ही नहीं सकता। विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, तो यह है क्या, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित नहीं, तो क्या होगा, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? जो कार्टून बने हुए होते हैं सामाजिक विज्ञान की पास पाठ्य पुस्तक में क्यों बनाए जाते हैं? मूलभूत मामलों मामलों को उठाकर विद्यार्थियों से जोड़ना, कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है। कोई भी चीज परिपक्व नहीं होता हमारे बुक में, भरपाई करने के लिए के रूप में प्रयुक्त इसमें पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है। नो, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है, ये भी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ठीक है, कि मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों से जोड़ना। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। जो रंग भेद की प्रथा है उस पर विचार करना है हमें। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। तो रंग भेद की प्रथा जातियों के बीच भेदभाव तो करती ही नहीं है, वो तो काले और गोरों में भेदभाव करती है, ठीक है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं देती है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें जातियों की बात आ गई है और रंग भेद में जातियों की बात है ही नहीं, तो ए और बी दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? कौन है जो ग्राम पंचायत में चुन के आते हैं, मतलब वोट डालकर चुने जाते हैं और कार्य संभालते हैं? सरपंच बिल्कुल चुने जाते हैं, वार्ड के सदस्य ये भी चुने जाते हैं, सचिव, ग्राम सभा का सदस्य, ग्राम सभा का सदस्य और सचिव चुने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो सरपंच और वार्ड के सदस्य चुने जाते हैं, ए और बी सही है। निम्नलिखित कार्यों से में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? भूमि मापन, आलेखों को सुरक्षित रखना। जो पटवारी या लेखपाल का कार्य होता है उसका क्या कार्य होता है? जो भूमि की, पूरे गांव की जो भूमि है उनका आलेखन, लेखन या मतलब कि उनका जो आलेख होता है, यानी कि जो उनका खाका बोल सकते हो या फिर मैप बोल सकते हो, उनको सुरक्षित रखना, उनके मैप को सुरक्षित रखना, जब किसी को इसकी जरूरत हो तो वो उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संबंध में सही सही है। वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है, मुखिया और सरपंच तो गांव के लिए होता है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है, ये सही है। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है, उसे रिपोर्ट करते हैं, गलत। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है, नहीं। सेकंड सही है, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय करता है, ओके। नेक्स्ट है आपका ए और बी सूची पर विचार कीजिए। ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं, ठीक है। अब क्या है, कृषि श्रमिक, दूसरा है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। कृषि श्रमिक का क्या होता है दूसरा क्या है, विभिन्न प्रकार के ऋण। किस तरह के ऋण ले सकते हैं? स्वास्थ्य के लिए और बेमौसम उपभोग के भी ऋण ले सकते हैं जो कृषि श्रमिक होते हैं, यानी कि जो कृषक होते हैं। दूसरा है बड़ा किसान। बड़ा किसान का क्या है, उर्वरक, कीटनाशक, बीज या फिर कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। तो जो बड़े किसान होते हैं वो कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण ले सकते हैं। तीसरा है मध्यम किसान। तो मध्यम किसान उर्वरक और कीटनाशकों के लिए ऋण लेते हैं। कृषक जो श्रमिक होते हैं वो स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग के लिए, जो कृषक श्रमिक यानी कि जो लेबर होते हैं खेतों में काम करने वाले, वो अपने स्वास्थ्य के लिए या फिर जो बिना मौसम जो जब किसी का मौसम नहीं होता है तो वो बेरोजगार होते हैं, जिसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, तो उस चीज के लिए वो ऋण
ले सकते हैं। बड़े किसान किस चीज़ के लिए ऋण लेते हैं? कृषि संसाधन के संयंत्र के लिए सरकारी ऋण ले सकते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 3 और सी का 2, ओके? अब है दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? दादन व्यवस्था क्या है? निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन कीजिए। दादन व्यवस्था में क्या था? जो बुनकर थे, नहीं जो सौदागर थे वो अ, मतलब कि सूत बुनकरों को देते थे और बुनकर उससे कपड़े बनाकर फिर सौदागरों को देते थे। उसमें क्या होता था? सूत कम दाम में बुनकरों को दिया जाता था और कपड़े फिर उनसे लिए जाते थे। मतलब बुनकरों को दिया जाता, कम कीमत पर कपड़े उनसे लेकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता था। पहला क्या है, बुनकर सूत खुले बाज़ार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं, गलत है। सौदागर ने न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊँची बोली पर बेचा जाता है, ये भी गलत है। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। अपनी खपत के लिए सिर्फ़ अपने लिए नहीं बनाता, वो सौदागरों के लिए कपड़ा बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है, ठीक है? 71 है। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए और जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुँचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। इसको सही सीरियल नंबर से हमें लगाना है। पहला क्या है? सोना पड़ोसी की दुकान से टमाटर केचप ऑर्डर करती है, ये तो हो ही नहीं सकता पहला। दूसरा, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। अब टमाटर का बीज खरीदा गया है, सबसे पहला यही होगा बी। तो बी किस-किस में है? इसमें है, इसमें है। आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है? थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी से टमाटरों के लिए बोली लगाता है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। वि वि विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो सबसे पहला क्या होगा आपका बी, ठीक है? किसान टमाटर का बीज खरीदता है, फिर सी होगा कि थोक विक्रेता, क्योंकि ये सब तो अब मुझे लगा कि शायद अब बीज बोने की बारी आएगी तो बो नहीं रहे हैं, अब थोक विक्रेता के पास सीधे टमाटर पहुँच गया। क्या करता है, थोक विक्रेता सब्जी मंडी में उसकी बोली लगाता है। फिर डी है, एक छोटे शहर के खाद्य संस्करण वो खरीदते हैं, फिर ई है और बाद में ए है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? ये मैं लास्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रही थी, यानी कि जो मैंने इससे पहले एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाला है सॉल्व करके, उसमें मैं आपको ये समझा चुकी हूँ जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। अगर जिला न्यायालय में कोई मतलब जिला न्यायालय में जो फैसला होता है उससे अगर हम असंतुष्ट हैं तो हम कहाँ जाएँगे? उच्च न्यायालय में जाएँगे। हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। तो अपील प्रणाली के अनुसार हम निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर हम असंतुष्ट हैं तो हम हाई कोर्ट में जाएँगे, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है? भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों, वह सरकार बना सकती है। ऐसा नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल के जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य हो, सरकार नहीं बना सकती। कितने भी मतलब मान लो 2-4 सदस्य हो, थोड़ी ना सरकार बना लेगी वो। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। ये बिल्कुल सही है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। तो केवल बी सही है। अब है नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय केंद्रीय सरकार, भारतीय अधिकारी तंत्र, कोई भी राज्य सरकार नहीं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात की गई है इसमें। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? यानी कि इतिहास का अध्यापन है, किस पर केंद्रित होना चाहिए? बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, बिल्कुल सही है, हमें भाव का निर्माण करना चाहिए ऐतिहासिक विविधता का। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना, तो दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है। निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानिए। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। क्या है? वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसीलिए इसको क्या बोला गया? सामाजिक विज्ञान बोला गया, तो इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। और इसमें देखिए क्या है, कथन गलत है, गलत कथन हमें चुनना है, याद रखिएगा।
दूसरा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। बेटा मैं हमेशा आपको बता चुकी जहाँ केवल आ गया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज जो हम पढ़ते हैं वो केवल या फिर सिर्फ नहीं हो सकता, बहुत कुछ होता है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ने के तरीके समान हैं। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ने के तरीके समान है, तो हाँ समान होते हैं इनके पढ़ने के तरीके। फिर है ये भी गलत है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ने के तरीके, आप हिस्ट्री अलग तरीके से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी अलग तरीके से पढ़ते हैं, सिविक्स अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से हम सब कुछ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं को से जूझना है। बिल्कुल सही है, हमें जटिलताओं से जूझने के लिए सिखाता है सामाजिक विज्ञान। तो बी कौन सा सही है हमारा, सॉरी कौन सा गलत है, ये गलत है। जटिलताओं से जूझना नहीं सिखाता, ये सही है हमारा। तो सही हमारा गलत कौन सा है, बी और डी। बी और डी गलत है, हमें गलत कथन चुनना है, तो हमें बी और डी हमारा गलत है। ओके। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापन का है तो हमारा क्या है, बी गलत है, कि केवल जहां पे आ गया वो गलत है। और डी भी गलत है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं को सुलझाता है, गलत है। बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए, सूचना ही तो देना हमारा कार्य है, शिक्षक का कार्य और सामाजिक विज्ञान का कार्य है सूचना देना, समझाना। सिर्फ जटिलताओं को से जूझना नहीं है हमारा काम। किसी भी हम बच्चों को जटिलता बता दे कि ये जटिलता है, अब इससे तुम निपटते रहो, ये नहीं है हमारा काम। ठीक है, हमें सूचना देना है। अब है और ये जो है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ने के तरीके समान है, तो बिल्कुल समान है। सामाजिक विज्ञान के जो विषय है हमें समझ के पढ़ना चाहिए, रट के हमें कोई भी नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। परीक्षा उत्तीर्ण करना, नहीं। कंठस्थ कराना, नहीं बिल्कुल नहीं। सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, सही है। पाठचर्या को पूरा करना, तो ये तीन नहीं है। तीसरा सही है कि जो सापेक्ष महत्व यानी कि समझ को विकसित करना है, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके महत्व का निर्माण करना है कि इसके महत्व क्या है और ये हमारे जीवन में क्या सहायता कर सकता है जीवन जीने के लिए। यही है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका के कार्य। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसके उपयुक्त समझा गया है, किसे उपयुक्त समझा गया है। प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सिखाना, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष उदाहरण और अनुभव से सिखाना चाहिए। तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सिखाना, स्मरण आधारित यानी कि सिर्फ याद करने की बात नहीं की गई है सामाजिक विज्ञान में, तो ये गलत है, केवल ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। जानकारी का स्मरण करने से, फिर स्मरण की बात आ गई बेटा, अभी मुझे ये लग रहा था सही है लेकिन नहीं, ये गलत है क्योंकि मेरा ध्यान चला गया स्मरण पर। हमें किसी चीज को याद नहीं करना, रटना नहीं करना, रटना नहीं है। स्मरण का मतलब है याद करना, याद नहीं करना, हमें समझना है चीजों को। तो जहां पे स्मरण की बात आ गई वो गलत है। तथ्य तथा स्तर सदैव निश्चित होता है, निश्चित कभी नहीं होता तथ्य और स्तर, तो ये ए और बी दोनों ही गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट है वन्य जीव 80 करा रही हूं मैं, 10 अभी और हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। पशु आधारित उत्पादनों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन कराना, वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना। इससे कुछ नहीं होता, लेकिन वन्य जीवन संरक्षण पर अगर नाटक तैयार करेंगे तो लोगों को वन्य जीवन संरक्षण यानी कि जो पशुओं, जो जीव जंतु है वनों में, उनके संरक्षण के बारे में बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सही है। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। खुली किताब मूल्यांकन का मतलब होता है कि आप एग्जाम में बुक लेके जा सकते हो, आपको क्वेश्चन उसी बुक से दिया जाता है और उसमें से ढूंढ के आपको लिखना होता है। तो इस मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो इस मूल्यांकन का उद्देश्य हो सकता है कि बच्चों के प्रति क्या है, बच्चों में एक टेंशन ना रहे पढ़ने की, बच्चे रटे ना किसी चीज को, यही सब है। उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सके, ये गलत है। ठीक ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार उत्तर करने की कोई मतलब कि करना जरूरी नहीं होता है। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, ये सही है। और टॉपिक ये आंसर नंबर 2 सही है।
तीसरा है अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं होगा, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये भी गलत है। चलिए 82 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? क्या है? छोटे समूह की परियोजनाएं सही है। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति गलत है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ये भी सही है और समुचित चित्र बनाना ये भी सही है। तो ए, सी और डी सही है। क्या क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण करने के लिए तो ए, सी और डी बिल्कुल सही है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ये देखिए हमें ये लग रहा होगा कि ये गलत है, लेकिन अगर हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तभी तो उनको हमें पता चलेगा कि उन्हें कितना नॉलेज मतलब वो कितनी समझ पाए हैं चीज़ों को। तो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी सही है। मैं थोड़ा-सा रुक गई थी कि मुझे लग रहा था कि ये सी ऑप्शन इसका गलत है। तो ये सही है, ठीक है? अब एक कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जाँचते वक़्त किस कुशलता पर बल देंगे? ठीक है, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ। अब मैं देखती हूँ कि आप जो आंसर देते हैं उसमें मैं किस कुशलता को चाहती हूँ। तर्क करने की क्षमता, अनुभवों की तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। तो तर्क करने की क्षमता इसमें तर्क तो है ही नहीं क्योंकि ये हमें मान लो कि आपको एक कोई बहुत बड़ा साम्राज्य मिला है, तो आप उसको कैसे अस्थायी और संपन्न बनाएँगे? इसमें तर्क तो है नहीं। अनुभव करने की तुलना, अनुभव कहाँ से करोगे भई? आपके पास पहले तो कोई साम्राज्य था ही नहीं, अब मिला है साम्राज्य, तो अनुभव तो हमें है ही नहीं इसका। विश्लेषण करने की तुलना, तो विश्लेषण मतलब एबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर कि ये एबिलिटी हो कि हम उसे अस्थायी और संपन्न बना सके, तो ये ऑप्शन सही होगा। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी, तो बेटा ये हमेशा ही जो एसएसटी का पेडोलॉजी है इसमें आदिवासियों से जरूर पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। अब क्या है ये तीनों ही गलत है क्योंकि इसमें उनके मतलब उनके प्रति जो हमारी रूढ़िवादी धारणा ये जो हमारी पुरानी धारणाएँ हैं वो झलकती है कि उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उनके संपन्न और शक्तिशाली वनवासी रूप में चित्रित करना मतलब वनवासी रूप में उसको चित्रित करो, उनकी रंगीन वेशभूषा को दिखाओ, ये सभी क्या है? गलत हो जाएँगे क्योंकि ये हमारी रूढ़िवादी धारणा जो उनके प्रति हमारी धारणा है वो दिखाता है। लास्ट वाला जो फोर्थ ऑप्शन है जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना यानी कि उनकी जो सभ्यता संस्कृति है उसे हम पर्दे पर दिखाएं कि उनमें भी कुछ अच्छी सभ्यता संस्कृति है कुछ क्या बहुत अच्छी सभ्यता संस्कृति है हर किसी की सभ्यताएं अच्छी होती हैं तो उनकी भी बहुत अच्छी सभ्यता संस्कृति है समृद्ध सभ्यता संस्कृति है उसे हम पर्दे पे दिखाएं ताकि बच्चे इसको समझ सकें ठीक है? जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुँचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए, नहीं। मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। समय-समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, ये भी नहीं है। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा पर पहल करनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि हमें सही योजना के साथ अगर हम कोई विवादास्पद मामला पढ़ा रहे हैं, तो हम अगर उसके बारे में बताएँगे ही नहीं, तो बच्चों को पता कैसे चलेगा? तो अलग-अलग धर्म, अलग-अलग समुदाय के लोग हमारे सामने बच्चे बैठे रहते हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना चाहिए, जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, उन्हें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि सम्मानजनक चर्चा करना चाहिए कि किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। हम विवाद पे भी बात कर लें और किसी की भावना को ठेस भी ना पहुँचे। ठीक है? नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, तो दोनों ही होता है ए और बी। अब है विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, बिल्कुल साथ काम करना तो सिखाना ही चाहिए। समूहों का विचारपूर्वक चयन करना और कार्य की पूर्ति करना। क्या-क्या है? विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, सही है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना होनी चाहिए, तभी तो अगर कार्य की रचना नहीं होगी तो वो कार्य करेंगे कैसे? विद्यार्थियों के साथ काम करना, साथ तो एक साथ काम करना ही है, करवाना ही है हमें। समूहों का विचार पूर्वक चयन करना,
विचारपूर्वक चयन करने की ज़रूरत नहीं है। हम समूह अगर विचारपूर्वक बनाएँगे तो हम अच्छे बच्चों की समूह एक साथ बना देंगे और जो अ, मतलब बच्चे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं उनकी समूह बना देंगे एक साथ, तो ये नहीं करना चाहिए। सभी को ऐसे समूह बनाना चाहिए जिसमें बच्चों को यूँ ना लगे कि शिक्षक हमें चुन-चुन के समूह में डाल रहे हैं। कार्य की पूर्ति करना, ठीक है? तो ये ए, बी और डी सही होगा। हम ये देखते हैं सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संबंध में समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण में मदद करना, बिल्कुल क्रमबद्ध विश्लेषण करना चाहिए, विश्लेषण की बात आई तो बिल्कुल सही है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूँढेंगे, ये तो गलत है, अपने आप जानकारी ढूँढेंगे तो वो विद्यार्थी क्यों हैं और हम शिक्षक क्यों हैं? समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता की जिज्ञासा पैदा करना, तो ये भी सही है। तो ए और डी सही है, ठीक है? एक सेकंड इसमें मैं थोड़ा-सा और आपको समझाना चाह रही हूँ। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करना। ये भी सही है, मदद तो हमें करना ही चाहिए, ये तो गलत है। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना। समझने की अपेक्षा तो सी तो गलत होगा, सॉरी। तो मैं सही थी, ए और डी सही है। ओके। अब है निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? जियाउद्दीन बर्नी, मुज़फ़्फ़र आलम, अबुल फ़ज़ल, राज सुंदरी। अबुल फ़ज़ल को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है, तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को उपयुक्त करना गलत होगा? हस्तलिपियाँ, गुफा चित्र, लघु चित्र, शिलालेख। तो किसको गलत होगा? हस्तलिपियों को, क्योंकि अगर हम प्राचीन भारत का इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं तो हमें गुफाओं में ही चित्र मिलते हैं, उसके बारे से जानकारी लेनी है, लघु चित्रकारी से जानकारी लेनी है, शिलालेख से जानकारी लेनी है। लेकिन हस्तलिपि से हम प्राचीन भारतीय इतिहास नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उस समय हस्तलिपियाँ बहुत कम मिली हुई हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में कम क्या मिली ही नहीं है। और बच्चों को हस्तलिपियों से पढ़ाना बहुत कठिन है, उन्हें चित्रकारी से पढ़ाना, शिलालेखों से पढ़ाना आसान है। और सबसे बड़ी बात है जो प्राचीन भारतीय इतिहास की हस्तलिपि मिली ही नहीं है। तो ठीक है, तो हस्तलिपि इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें हमें गलत ढूंढना था। तो बेटा जब भी हम पेडालॉजी सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हम बच्चों के फेवर में देखेंगे, कि जहाँ पे बच्चों का फेवर हो, अ, मतलब ग्रुप में हम पढ़ाएं, बच्चों का फेवर हो, भेदभाव ना करें पढ़ाते समय, इस तरह की चीजें हम देखते हैं पेडालॉजी सॉल्व करते समय। हमेशा ये बच्चों के फेवर में सॉल्व करिए, आपके आंसर सही होंगे। और ग्रुप में पढ़ाना है और रटने की चीज़ों रटने पे बल नहीं देना है। हमेशा ये पेडालॉजी सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसमें ये देख रहे हैं कि उसको उसकी समझ को विकसित करना है, उन्हें रटवाना नहीं है। ठीक है? तो ये बेटा ये आपके 60 क्वेश्चन थे, जो हो गए हैं। आगे मैं 7th की 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुकी हूँ, 7th की ज्योग्राफी डालूँगी अब चैप्टर। तो आप बहुत अच्छे से समझ के करिए, और साथ के साथ मैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डालती रहूँगी, तो आप इसको समझ के हर क्वेश्चन के साथ में 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, ताकि आपको सारे क्वेश्चन होते रहें, तो आप समझ के क्वेश्चन सॉल्व करिए और अच्छे से करिए। पेपर आपका बहुत अच्छा हो, मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी पेपर क्लियर कर लें, और जिनका इनका पेपर क्लियर हो जाए, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर क्लियर हो गया, और मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया है, ये तो ज़रूर बताइएगा आप। ठीक है? तो चलिए, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके बेटा, बाय-बाय।